स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 77 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में शिफ्ट वाइज जो एप्लीकेशन आए हैं वो, और ये हमारा 31/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है। तो गाइज जो भी पहले वीडियो हैं 76 उनको मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दिया है। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप डी 2018 साइंस। तो वहाँ पर आप सारे वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। और गाइज ये सीरीज है आपको बहुत ही पसंद आ रही है, और गाइज बस इसी प्रकार से देखते रहिए, आपकी साइंस है और बेहतर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रथम आयनीकरण क्षमता का सही क्रम कौन सा है। अब देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं आयनीकरण क्षमता होती है वो होती क्या है। देखिए आयनीकरण क्षमता का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए किसी भी आपका उदासीन तत्व होता है, उसके एक उदासीन तत्व होता है, उदासीन परमाणु होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो उसकी जो क्षमता होती है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, उसे बोलते हैं उसकी आयनीकरण क्षमता। क्या बोलते हैं? उसकी आयनीकरण क्षमता। अब गाइस होता यह है कि आयनीकरण क्षमता होती है ना, पहली बात तो डिपेंड करती है कि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, पहली बात तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि उसका अंतिम कोश है वो पूर्ण भरा है या आधा भरा है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस भी तत्व के अंतिम कोश अगर आधा भरा हुआ है या पूर्ण भरा हुआ है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां क्या होता है गाइज, वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर बात करें, देखिए मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उन सबका यहाँ पर दिखा देता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ। देखो सोडियम जो होता है आपका, एक होता है सोडियम, एक होता है आपका मैग्नीशियम, एक आपका एल्युमिनियम, एक होता है सिलिकॉन। ठीक है, ये आपको देखा है। इसका इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, इसके पास 12 होते हैं, इसके पास 13 होते हैं, इसके पास 14 होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर लिख देता हूँ 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, कितना हो गया 6 2 8 2 10, और इसके बाद आएगा 3s1। ठीक है, ये इसका हो गया। मैग्नीशियम में लास्ट में एक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3s2 लास्ट में। आपका एल्युमिनियम हो जाएगा 3s2 और 3p1। ठीक है, और आपका सिलिकॉन हो जाएगा 3s2 और 3p2। ठीक है, तो लास्ट वाले अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का जो आता है वो आपका आता है 3s1। ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम का आता है वो होता है 3s2। ठीक है, आपका जो एल्युमिनियम आता है उसका होता है 3p1, और आपका जो सिलिकॉन है उसका होता है 3p2। अब दोस्तों होता क्या है कि जो भी कक्षा का आपके पूर्ण भरे होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए जो मैग्नीशियम है इसका आपको ध्यान रखना है, ये आपके थोड़ा सा अलग से व्यवहार दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं ना, तो नॉर्मली जो आपकी आयनीकरण क्षमता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है उसके पास जो अंतिम कोश है उसका होता है पूर्ण भरा होता है। इस वजह से वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए जो मैग्नीशियम है इसकी क्या होती है, एनर्जी होती है, आपकी जो आयनीकरण एनर्जी होती है, आयनीकरण क्षमता होती है, उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर टिक करना होगा कि सोडियम आएगा, सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, उसके बाद होगा सिलिकॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा, मैग्नीशियम की आपके इससे ज़्यादा होगी एल्युमिनियम से, ये आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम की। और मैंने आपको बता दी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का अंतिम कोश है वो यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये क्रम है आपका ऑप्शन नंबर 3, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। अब देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी भी आपका कोई भी एक पेड़ मान लो या कोई आपका फल मान लो, कोई भी एक जीव है, उसका अलग अलग रूपों में पाया जाना। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आम आपको पता है बहुत सारे प्रकार के आते हैं, कोई किस प्रकार का आम आता है, कोई किस प्रकार का। पत्ता गोभी आप लेने जाओगे तो पत्ता गोभी आपको अलग अलग प्रकार की वेराइटीज की मिल जाती हैं। तो किसी भी आपका कोई भी जीव होता है उसकी अलग अलग वेराइटीज जो होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता। मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का पाना ही आपके जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहलाता है। अब देखिए इसका जो मेन रीजन होता है ना बायोडायवर्सिटी का, वो होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है
जीवों में अचानक से आने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए जो आपके दो आपके जनक हैं, एक माता है एक पिता है, अगर दोनों गोरे चिट्टे हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो बेटा है वो यहाँ पर गोरा चिट्टा ही पैदा होगा, काला भी हो सकता है और वो आपके उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के दौरान अचानक से आ जाते हैं उन्हें यहाँ पर उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जैव विविधता का मुख्य कारण होता है वो उत्परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एक चीज और दिया हो कि जैव विविधता या आनुवंशिकता का जो कारण होता है वो आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है, आपका लैंगिक जनन भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लैंगिक जनन भी एक मुख्य कारक होता है जिसकी वजह से जैव विविधता उत्पन्न होती है, लेकिन ऑप्शन में वो आपके नहीं दिया, तो उत्परिवर्तन फिर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि अंतः श्वसन जब हम करते हैं, अंतः श्वसन का मतलब होता है कि श्वास को अंदर की ओर भरना। ठीक है, एक आपका श्वसन होता है दो प्रकार का होता है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब है कि श्वास को अंदर लेना, बाह्य श्वसन मतलब बाहर छोड़ना। तो अंतः श्वसन जब आपकी जो प्रोसेस होती है उसमें किस क्रिया के कारण आपकी जो फेफड़ों में हवा है वो भर जाती है? तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से फेफड़े होते हैं उनमें हवा भर जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि फेफड़ों में स्फीति के कारण, यानी कि इन्फ्लेशन मतलब आपके फैलाव हो जाता है, जो फेफड़े होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, है ना, फैल जाते हैं, इस वजह से आपका अंतः श्वसन होता है, उसके दौरान आपकी जो फेफड़े होते हैं हवा आपके भर जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 8 किलो द्रव्यमान की एक लोहे की गेंद है और 3 किलो द्रव्यमान की एक एल्युमिनियम गेंद है। दो गेंद आपको दे रखी है या दो आपके पिंड है, एक का वजन आपके 8 किलो है जो कि लोहे का है और दूसरा पिंड आपका एल्युमिनियम का जो कि 20 वो आपका 3 किलो का है। दोनों को एक 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को हम 20 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। तो निम्न में से आपका कौन सी राशि है वो आपके समान होगी? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण और संवेग। अब देखिए गाइस, आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि आपका जो ग्रेविटी होता है जी वो सभी पिंडों पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है जी वो आपके चाहे हल्का पिंड हो भारी पिंड हो उस पर ग्रेविटी है वो समान ही लगेगी, है ना, मतलब उसका त्वरण होने का समान होगा। ग्रेविटी अलग हो सकती है लेकिन त्वरण उसके ऊपर ग्रेविटी का मतलब मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा हूं, आपका गुरुत्वीय बल की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। गुरुत्वीय बल अलग अलग हो सकता है लेकिन मैं बात कर रहा हूं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण आपका हमेशा समान ही लगेगा और जो 9.8 या 10 आप जो मानते हो वो आपके समान रूप से लगेगा, चाहे हल्का पिंड हो या भारी पिंड हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो आपके राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि रीसिया जो प्राणी होता है, रीसिया वो किस वर्ग में आता है? तो रीसिया जो होता है आपके ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा कि निम्न में से कौन सा कार्य एक कप कॉफी होती है उसको गर्म करने के संदर्भ में सत्य है? मतलब हम जब कॉफी बनाते हैं माइक्रोवेव ओवन के द्वारा, ठीक है, तो जब कॉफी बनाते हैं तो आपसे ये पूछा कि कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? तो आपको पता होगा आपका कि जो ओवन जो होता है, माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो आपके विद्युत धारा पर आधारित होता है। तो विद्युत धारा तो वो लेता है और आपको कौन सी ऊर्जा देता है? वो ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब गर्म कर देता है ना, जो आप दूध डालते हो उसके अंदर कॉफी डालते हो और कॉफी बना के दे देता है। मतलब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर आ जाएगा कि इसमें विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ कि आपका कॉफी बनाते हैं तो आपका जो ओवन होता है वो आपके विद्युत ऊर्जा लेता है और ऊष्मा ऊर्जा आपको देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि चूना जो होता है, अगर चूने के अंदर जल मिला दे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? चूना होता है आपका CaO, अगर इसके अंदर पानी मिला तो ये बनेगा CaOH2 और CaOH2 को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? CaOH2 को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि यदि किसी विद्युत हीटर के द्वारा 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों पर अगर विभवांतर 60 वोल्ट है ना, तो यदि अब इसका विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट कर दिया जाए, मैंने थोड़ा सही कर देता हूँ, वोल्ट कर देता हूँ ना, टाइपिंग एरर है। तो चलिए अब देखते हैं। देखो ये प्रश्न ऐसे बोल रहा है कि आपका एक हीटर है, जब उसके अंदर हमने 4 एम्पीयर की धारा दी तो उसमें क्या हुआ, जो विद्युत धारा वो विभवांतर था वो था 60 वोल्ट। तो मैं अब लिखता हूँ, जब शुरुआत में आपकी जो धारा थी आई का मान था 4 एम्पीयर, तो आपका जो विभवांतर था वी कितना था आपका 60 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए हम आर का मान निकालेंगे, तो आर क्या होता है, आर ओम के नियम से वी अपॉन आर, वो वी अपॉन आई, तो वी आपको दे रखा है 60, आई का मान है 4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15। तो 15 तो आपका आ गया आर। लेकिन
अब ऐसे बोला है कि अब इसका विभवांतर बढ़ाकर 127 कर दिया तो v का मान अब कितना आ गया 127.5। ठीक है, 127.5 आ गया। तो अब बोला है कि अब इसमें विद्युत धारा कितनी होगी, तो I का मान क्या करना है, I बराबर होगा V/R। तो V का मान आपके आ गया 127.5 और R का मान आपके कितना है 15। तो 127.5 में 127.5 में आपको 15 का भाग लगाना है। ठीक है, और आंसर है जो आप कर लेना, जो भी आंसर इसका आ जाएगा वो आप बता देना कितना आंसर आता है। इस प्रकार से आपको इसको हल कर लेना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि दूसरे समूह के तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दूसरे देखिए जो आपका मैंने आपको बताया था, देखिए हैलोजन जो होते हैं वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है, क्षारीय धातु होते हैं या आपके वर्ग 1 को कहा जाता है, आपका क्षारीय मृद धातु वर्ग 2 को कहा जाता है और निष्क्रिय होती है वर्ग 18 को कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि आपको दूसरे समूह के तत्व होते हैं क्या कहा जाता है, दूसरे तत्व को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से कौन सा मिश्रण फनल विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। फनल विधि का मतलब कीप विधि। अब देखिए ये मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर एक चीज छोड़ दी है, पृथक्करण की विधि। तो मैं आपको जैसे मेरे को टाइम मिल जाएगा मैं आपको पृथक्करण की जो विधियां हैं वो कंप्लीट करा दूंगा कि किस किस पदार्थ को कैसे कैसे यहाँ पर पृथक किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो फनल विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है आपका कोई भी मिक्सर जो होता है उसको आपके ऐसे भर ले जाता है, नीचे की ओर इसमें कीप लगाया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोलर होता है जिसकी सहायता से इसको खोल दिया जाता है, बंद किया जा सकता है। इसके अंदर जो भी मिक्सर उसको भर देते हैं और जो मिक्सर होता है वो क्या होता है अपने आप परतों में लेयर में डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। तो क्या करते हैं इसका कीप का मुंह खोलते हैं तो ये यहाँ से जो पदार्थ है वो निकल जाएगा और फिर ये वाला पदार्थ। तो आपसे पूछा है कि इस प्रकार से जो आपका मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण है जिसको हम इस विधि से निकाल सकते हैं, कीप विधि भी बोलते हैं इसको। तो देखो एल्कोहल और पानी है, एल्कोहल और पानी को मिला देंगे तो पूरी तरह मिल जाएंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। नमक और पानी को मिलाएंगे तो भी अलग नहीं कर सकते। तेल और जो पानी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर तेल आपने कोई भी ले लिया, मीठा तेल ले लिया, आपका जो नॉर्मली जो आपका सरसों का मस्टर्ड ऑयल आता है, अगर उसको आपने पानी के अंदर मिला दिया तो अगर थोड़ी देर के लिए आपको स्थिर रख दोगे ना, तो स्थिर रख दोगे तो पानी तो आपका नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। तो फिर उसको कीप विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु जो शब्द है वो किसने दिया था। तो देखिए परमाणु शब्द है वो आपका एक वैज्ञानिक था डोमेक्रिट्स, इन्होंने आपका परमाणु शब्द है वो सबसे पहले दिया था। महर्षि कणाद थे, उन्होंने आपके डोल्टन ये आपके परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था लेकिन नाम इन्होंने नहीं दिया था। डोल्टन ने कहा था कि परमाणु आपका अविभाज्य कण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वह कौन सा गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसी हुई होती है। तो मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में स्पेशल वीडियो बना दे रखा है, आप इधर आई बटन में जाइएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। गोली और दर्पण संबंध जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया गया है। दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब से निर्माण, दर्पण के प्रतिबिंब से निर्माण, सारे आपको मैंने करा रखे हैं, न्यूमेरिकल भी आपको करा रखे हैं। तो वहां से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बोला है कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई होती है, यानी कि ये वाली पृष्ठ है ये आपकी परावर्तक है ये वाली, ठीक है, और बाहर क्या कर रखी है यहाँ पर पॉलिश कर रखी है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल। लेकिन आपका जो उत्तल होता है, उत्तल वो होता है इस प्रकार से, इसमें क्या होता है कि अंदर वाले भाग की तरफ तो क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, बाहर वाली जो सतह होती है क्या होती है, आपके परावर्तक पृष्ठ का काम करती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है, यानी कि हमारे कान होते हैं किस हर्ट्ज से लेकर किस हर्ट्ज तक की जो आपकी साउंड होती है उसको सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे जो कान होते हैं वो यहाँ पर सुन सकते हैं। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। पहला कथन दे रखा है कि जब इसको जल में डालेंगे तो H+ आयन देगा, बिल्कुल सही है। यह आपके आर्रेनियस का कथन है कि अगर आप H+ आयन देता है तो वो आपका अम्ल होता है। दूसरा, इनका स्वाद कड़वा होता है, ये आपके कथन है वो गलत है। अम्ल होता है, इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तीसरा कथन भी सत्य है और चौथा कथन भी आपके सत्य है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि वायु में ध्वनि की जो गति होती है कितनी होती है। तो देखिए ध्वनि की गति होती है वो आपकी होती है 331, लेकिन सारे ऑप्शन में 331 है। तो आपको लास्ट में जो यूनिट है वो देखनी पड़ेगी। मीटर प्रति सेकंड है वो आपकी वेग होती है, चाल होती है, उसकी आपके मात्रक होता है, जबकि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, जो आपकी वायु की जो चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल होती है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। लेकिन नॉर्मली जो हम लेते हैं वो लेते हैं 331 या 330 या 331 हम ले लेते हैं। तो ऑप्शन और फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है। जिंक है ये रहा, अगर इसने सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 और यहाँ पर बनेगा आपके हाइड्रोजन गैस। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई सा भी धातु है अम्ल से जब क्रिया करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है। ये देखो ऊपर ही परिभाषा दे रखी, कोई भी अम्ल होते हैं वो आपके धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण के बारे में कौन सा कथन है वो आपके सत्य है। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि आपका जो पानी होता है उसका वाष्प बन के, वेपर बन के ऊपर की ओर उड़ना, है ना। जैसे आपका पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन के, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो आपसे पूछा कि कौन सा कथन है वो इनके बारे में सत्य है। तो देखिए आपका जो वाष्पीकरण होता है ना वो एक सरफेस की परिघटना होती है, यानी कि सतह की परिघटना होती है। यानी कि सतह पर आपकी सतह होती है ना, पानी सतह पर भरा होता है, अगर इसको गर्म करेंगे तो आपके वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये आपकी सतही घटना होती है, मतलब आपके सतह पर, सरफेस पर होने वाली एक इंसिडेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसका राइट आंसर आ जाएगा, जबकि बाकी जो कथन है वो आपके गलत हैं। गर्मियों में होता है, ऐसा जरूर नहीं गर्मियों में ही हो, ये आपके हमेशा होता रहता है। ठोस और द्रव में नहीं होता, यह आपके द्रव और गैस में होता है, और ये एक विस्तृत घटना नहीं, आपके एक सतही घटना होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु, एक गेंद आपके 13.5 सेकंड में लौट आती है, इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन था, उसको मैंने कल यहाँ पर छोड़ दिया था, तो पहले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और वो जो क्वेश्चन उसको मैं यहाँ पर करा देता हूँ, कल मैं इसको मिस कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु 13.5 सेकंड में लौट आती है। इसका मतलब ये है कि ये आपका कोई यहाँ से धरती है, यहाँ से एक वस्तु हमने ऊपर फेंकी और वापस जाने में और आने में टोटल समय लगा है वो 13.5 सेकंड लगा है। टोटल टाइम है वो 13.5 सेकंड है। तो एक तरफ का टाइम है वो आधा हो जाएगा, यानी कि मैं मान लेता हूँ 13.2, आपका जो 13.5 इसका दो का भाग लगाऊंगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 6 पॉइंट और आपका आ जाएगा 7.5। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि इतना टाइम यहाँ पर 6 मान लेता हूँ 6.75 है, वो इतना टाइम लगेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ पर देखो इसका जो प्रारंभिक वेग है यानी कि यू का मान ज्ञात करना है, तो मैं साइड में लिखता हूँ टी बराबर आ गया, वो आएगा 6.75 और आपको जी का मान दे रखा है, वो दे रखा है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यू का मान आपसे पूछा कि यू का मान ज्ञात करो। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मान लो मैंने कोई वस्तु यहाँ से ऊपर की ओर फेंकी और अब मैंने गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध अगर कोई चीज़ फेंकी है तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ शुरुआत में तो फेंकी जाएगी, लेकिन यहाँ जाने के बाद उसका वेग है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी कि लास्ट में जाकर उसका वेग है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मान लीजिए आपने कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका तो ऐसा तो नहीं वो जाता जाएगा, एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर वो रुक जाएगा, तो आपका लास्ट वेग यानी कि वी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए आपको न्यूटन की गति के नियम के पता होना चाहिए। न्यूटन गति का नियम होता है, एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये वाला होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब कोई वस्तु है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध फेंकी जाती है तो उसका जो a होता है ना वो माइनस जी के बराबर होता है, यानी कि v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। क्या होता है, u माइनस जी टी। अब v का मान तो क्या हो गया, जीरो, और v का मान जीरो हो गया तो u बराबर क्या हो जाएगा, जी टी। u बराबर हो जाएगा जी टी, जी का मान आएगा 10, टी का मान आपको 6.75, तो इसका जो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 67.5 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 67.5 मीटर प्रति सेकंड। सेम क्वेश्चन देखो कल था, इसको मैंने छोड़ दिया था, तो इसको देखिए, इसको आप कर सकते हैं। देखो ये कल का है पार्ट नंबर 76 का। तो यहाँ पर देखिए आपको टाइम दे रखा है 12.5, तो टाइम कर लेंगे आधा, मतलब टाइम इसको आधा करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। और अभी हम देखा यू बराबर क्या होता है, जी टी, तो जी का मान आपके 10, टी का मान आपको 6.25 दे रखा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 62.5। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें 62.5 मीटर प्रति सेकंड है, वो इसका जो प्रारंभिक वेग है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जीन उत्परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए जीन उत्परिवर्तन का मतलब है कि जीन में अचानक से जो परिवर्तन होता है वो किस वजह से होता है। तो जीन आपके बने होते हैं डीएनए के, है ना, और हमारी जो आनुवंशिक इकाई होती है उसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, दोनों में डिफरेंट होता है। आपका डीएनए होता है ना, या इसमें 4 कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए जी सी टी। कौन कौन से होते हैं, ए जी सी टी, लेकिन इसमें होते हैं ए जी सी यू। ठीक है, इसमें ये आपके पाए जाते हैं। देखिए ये होता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यूरोसिल पाया जाता है। तो इसमें डिफरेंट होता है, आपके नाइट्रोजन के जो क्षार पाए जाते हैं, इसमें 4 क्षार पाए जाते हैं, इसमें भी 4 पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट होता है क्षार का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ही आ जाएगा कि नाइट्रोजन के जो क्षार हैं
उनका अगर सीक्वेंस है, अगर वो चेंज हो जाता है तो जीन होता है, जीन के अंदर उत्परिवर्तन आ जाता है, मतलब जीन में क्या होता है, अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवों में अचानक से होने वाला परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन का कारण होता है कि नाइट्रोजन के क्षार जो उसमें होते हैं, जिन नाइट्रोजन क्षारों से आपका कोई जीन बना होता है, अगर उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो आपका जीन उत्परिवर्तन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, उसको हमने क्या करा, संपीड़ित कर रखा है। संपीड़ित का मतलब आपकी जो स्प्रिंग है वो आपके ऐसे थी, हमने उसको और बल लगा उसको छोटा कर दिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे पास 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 कर दिया। तो अगर इसको आप छोड़ेंगे तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, वो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको पता है जैसे को छोड़ेंगे तो ये एक गति करेगी इधर और इधर की ओर, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, इसमें आपके आ जाएगी गतिज ऊर्जा। यानी कि आपने स्प्रिंग को दबा कर रखा हुआ है, अगर उसको छोड़ोगे एकदम से तो उसके अंदर आपकी गतिज ऊर्जा है वो आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कैपिटल जी होता है, वो होता है गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, उसका मान होता है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन सा प्राणी अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो मैंने आपको जब आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण करवाया था तब भी आपको बताया था कि आपका जो कंगारू होता है ना, कंगारू वो अपने बच्चों को जन्म देता है। जब अपने बच्चों को जब जन्म देता है तो उस समय वो अपने बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही अल्प विकसित होते हैं, और कंगारू के अंदर एक प्रकार से उसके शरीर में एक विशेष संरचना पाई जाती है, यहाँ पर है ना, एक प्रकार से थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसके अंदर अपने बच्चे को रखता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा कंगारू, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाने के रूप में किसी तत्व का गुण है उसको क्या कहा जाता है। यानी कि ये ऐसे बोलता है कि एक तत्व होता है वो आपके अलग अलग रूपों में पाया जाता है, लेकिन उनके भौतिक गुण हैं वो तो क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन उसके रासायनिक गुण होते हैं वो आपके समान होते हैं। जैसे आपका जो कार्बन है वो आपके हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन इन रूपों में पाया जाता है। उनके जो भौतिक गुण हैं वो तो क्या अलग है, यानी कि हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम टाइप का होता है ना, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण है वो समान है क्योंकि उसमें कार्बन एक जैसा ही है। तो इनको बोलते हैं आपकी अपरूपता। क्या बोलते हैं इनको, अपर रूपता इनको बोला जाता है, और इंग्लिश मेरे हिसाब से इनकी गलत है, इनको एलोट्रोप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स, ठीक है, इनको एलोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अपर रूपता। अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन है वो आपके सत्य नहीं है। तो देखिए पहला कथन आपको दे रखा है कि चंद्रमा की तुलना में जी का मान है पृथ्वी का 1/6 होता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी पर जितना भी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, उसका मान अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो उसका 1/6 आ जाएगा। यानी कि 10 अगर पृथ्वी पर है तो भाग लगाएंगे 6 का, तो आपका 1.65 के समथिंग है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा जब उसको चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो। दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी कि पहला तो आपका स्टेटमेंट है वो सत्य हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि चंद्रमा पर जी का मान है पृथ्वी के जी के बराबर होता है, जी आपका गलत है, ठीक है, अलग अलग होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो द्रव्यमान होता है ना वो सभी स्थानों पर समान होता है, लेकिन जी के बदलने के कारण उसका भार है वो भी आपके चेंज होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट है वो इधर है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलो और 3 किलो के द्रव्यमान वाले 2 पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान होता है 40.02 10 की पावर -11। तो देखिए आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए जी का मान होता है 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। m आपको दे रखा है, पहला तो 2 किलो, दूसरा है 3 किलो और भाग लगाना 1 का, तो 6 तो ये हो गया, और 6 × 6.67 करेंगे तो ये आपके 40.02 आएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा कि सेकंड कथन है आपका गलत है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और नीचे जरूर बताइएगा कि आपको जो आपके कितने क्वेश्चन है यहाँ पर सही हो रहे हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिए रेलवे की पाठशाला टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको गोलीय दर्पण से जो वीडियो देखने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।